बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। सबसे पहले एक बुरी खबर आपको सुनाते हैं। एक टिकटॉकर है सना यूसुफ, है नहीं थी। एक टिकटॉकर सना यूसुफ, एक बच्ची जिनको कत्ल कर दिया गया कल रात को। सुनने में तो ये आया कि उनके घर में कोई मेहमान आया था और उसके बाद उनकी जान लेके चला गया। 2 गोलियां उसको मारी हैं। एज ए सोसाइटी हम कहाँ जा रहे हैं, किधर खड़े हैं? हाय अल्लाह। सोशल मीडिया पे ये देखने में आया कि जब भी बातें आई तो जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना, वो पढ़कर इंसान शर्मिंदा हो जाए। अल्लाह की कसम, उस कातिल की, उस कमीने इंसान की सपोर्ट कर रहे हैं लोग। किस हद तक गिर गए हम, हमारी सोसाइटी में हम किस हद तक गिर गए। एक इंसान का कत्ल हो गया, एक बेगुनाह इंसान का कत्ल हो गया। वो कहते हैं ना, एक इंसान का कत्ल पूरी कुल कायनात में पूरी इंसानियत का कत्ल करने के बराबर है। उसकी सपोर्ट कर रहे हैं, उस कातिल की। किस किस्म के दरिंदे लोग हैं आप लोग। जहालत की भी इंतहा होती है, नफ़रत की, हसद की भी इंतहा होती है। ख़ुद कुछ कर नहीं सके ज़िंदगी में। छोटी सी बच्ची थी, काम कर रही थी, कामयाब थी, पता नहीं अपने घर को अफोर्ड कर रही हो, कुछ बन रही हो, कोई ख्वाब हो, उसकी कोई ड्रीम्स हो। उसने अभी दुनिया में देखा क्या होगा। हाय अल्लाह, मुझे तो ये समझ नहीं आती, जब आप किसी एक इंसान का कत्ल करते हैं, ये हाथ आपके कांपते क्यों नहीं है? एक इंसान की ज़िंदगी, जिसने अपनी 17-18 साल उसके माँ बाप ने उसको पाला, उस अपने आगोश में रखा, उसकी परवरिश की। जितनी माए या बाप सुन रहे हैं, आप मुझे बताएं कि आप लोग अपने बच्चों से इस तरह की मोहब्बत करते हैं कि कल को आप उनको किसी दरिंदे के हाथ मौत के घाट चढ़ने दें? क्या कोई बाप या कोई माँ ऐसे ख्वाब देखता है? कोई किसी के लखते जिगर को ऐसे ख़त्म कर दे, आपका दिल नहीं चिढ़ जाता? आप पे अर्श नहीं गिर जाता, हिल नहीं जाता? किस तरीके से है। अच्छा, रात मुझे जब खबर मिली थी तो मुझे लगा झूठी खबर है शायद, जैसे लोग पता नहीं मेरे बारे में या बाकी लोगों के बारे में शायद सोशल मीडिया पे कुछ लिख देते, मुझे लगा ये शायद ऐसी खबर है। मुझे तो सुबह सही हकीकत पता चली कि सारा कुछ जो सुनने में, ये सब कुछ सही है। यार, बड़ी शर्मिंदगी की बात है। उस लड़की ने ज़िंदगी में क्या देखा होगा। अभी 17-18 साल क्या उम्र होती है। एक सोशल इन्फ्लुएंसर थी, काम कर रही थी, अभी तो बच्ची थी, उसकी आगे उम्र थी, अभी उसने ज़िंदगी जीनी थी, किसी घर जाना था, कुछ बनना था, क्या क्या ख्वाब होंगे, अभी उसकी कितनी जिम्मेदारियाँ होंगी, कोई चीज़ें होंगी, कोई चीज़ उसने कहीं रखी होगी, कोई कपड़ा उसने अलमारी में रखा होगा, ये पहनना होगा मुझे, ये मैं इस इवेंट पे पहनूंगी, वहाँ जाऊंगी तो ऐसे, मैंने अभी यहाँ पे जाना है, ये नया रेस्टोरेंट खुला है, मैंने वहाँ खाना खाना है, या और मेरी सहेली मुझसे नाराज़ है, उसको मनाना है। पता नहीं क्या क्या बातें होंगी उसके जहन में। मार दिया उसको, जान ले ली उसकी। बहुत दुख है। आई होप, मुझे पता नहीं क्यों ज़्यादा लगता है कि दुख आप लोग के अंदर भी आप लोग महसूस करेंगे ना, तो फिर आपकी इंसानियत जागेगी। बस कर जाए सोशल मीडिया के ड्रामों पे और ये इस तरह की सिचुएशन को फिल्मों की तरह एंजॉय करना। टॉपिक की तरफ आते हैं। आज शो तो हम अपना नॉर्मली शुरू करेंगे। आज हामला जो ख़वातीन होती है ना, उनके लिए हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है। जो देखिए, प्रेग्नेंट वुमेन होती है ना, तो उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। समटाइम्स उनके पास कोई नहीं होता उनको बताने के लिए, समझाने के लिए, उनकी देखभाल के लिए कोई प्रिकॉशंस, कोई जोड़ों के मसाइल उनको बहुत होते हैं, हड्डियों के मसाइल बहुत होते हैं, बिफ़ोर एंड आफ्टर दोनों। कुछ लोगों को प्रेगनेंसी के बाद बहुत ज़्यादा इशूज़ शुरू हो जाते हैं,
कमर की हड्डी में बहुत तकलीफ़ रहती है कुछ लोगों को, कुछ लोग जो एपिड्यूरल लगवा लेते हैं उसके बाद भी चलने फिरने से कासिर हो जाती हैं, कुछ औरतें उठने बैठने में तकलीफ़ में रहती हैं। तो देखिए, एक औरत जो दुनिया में एक खूबसूरत जान को जन्म देती है, एक ज़रिया बनती है और उसके बाद इतनी तकलीफ़ें 9 महीने अपनी कोख में बच्चे को रखती है, उसके ख्याल की, उसके प्रिकॉशंस की भी कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं हम फैमिली वालों को पता होनी चाहिए कि हम उसका किस तरीके से उसको ख्याल करा सकें, उसका टेक केयर करें। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। आज मेरे पास जो मेहमान हैं डॉक्टर शम्सुल हक साहब हैं। पहले भी हमारे पास आ चुके हैं, आते रहते हैं, आज भी हमने मधु किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है? आई एम ऑल फाइन, लेकिन जस्ट लाइक यू आई एम आल्सो ट्रॉमेटाइज्ड बाय दिस न्यूज़। आपने कब सुनी थी? मैंने अभी सुबह जब मैं उठा हूँ तो आई सॉ दिस अपडेट। तो जुमला बस एक ही है कि जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं समझ आता कि वी शुड ग्रो। हमें अपने दिमागों को आबियारी की ज़रूरत है, हमें बहुत 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 आगे जाने की ज़रूरत है। बहुत से लोग प्रॉबेबली अपने उन्हीं ट्रेडिशंस से बाहर नहीं आ सके जो शायद मैं कुछ जुमला गलत ना बोल जाऊँ, ज़माना जाहिलियत से थे और अब भी चल रहे हैं। लेकिन जिस तरह आपने कहा, बच्ची है, दीन आपका ये सिखाता है आप किसी से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उस इख्तलाफ का भी एक हुस्न है। आप किसी को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, आप तनकीद का आपके ऊपर पूरा हक है, आप दूसरे पर मुकम्मल तनकीद का हक रखते हैं, लेकिन उसका भी एक हुस्न है। वहाँ भी दीन के अहकाम मौजूद हैं, जगह जगह मौजूद है। सो इट्स नॉट अ वेरी गुड साइन for Pakistan and Pakistani media industry and those people who are specially trying to adapt, जो adapt करना चाह रहे हैं, जो अपने आप को आगे लेके चलना चाह रहे हैं। खैर, वापस आते हैं on the topic that is the pregnancy। और प्रेगनेंसी के अंदर जितने भी हमारे हड्डी और जोड़ से रेलिवेंट मसाइल जो है हमारी ख़वातीन फेस करती हैं, इट्स वेरी कॉमन। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इसमें फ़िज़ियोथेरेपी का एक बहुत बड़ा किरदार है और फ़िज़ियोथेरेपी एक स्पेशलिटी के तौर पर इसमें हेल्प कर रही होती है। प्रेगनेंसी को हम डिफ़ाइन करते हैं एज अ वेरी सीरियस स्ट्रेस ऑन द बॉडी। ये पूरे बॉडी सिस्टम पे स्ट्रेस है, दिमाग से लेकर आपके ब्रेन से लेकर आपके टो तक कोई ऐसा बॉडी सिस्टम नहीं जो इससे अफेक्ट नहीं होता। और इसके अंदर जितनी भी चेंजेस आती हैं एट दैट टाइम, वो सारी नेगेटिव होती हैं। मतलब मैं आपको ये कहूँ कि पहले दिन से लेके, कंसेप्शन से लेके टिल 9 मंथ्स, एक औरत जो है वो कम से कम 15 से 16 किलो का इजाफी वेट गेन करती है। अब वो जो वेट है वो हमारे तमाम हड्डियों के ऊपर, हमारे जोड़ों के ऊपर, जोड़ों के दरमियान मौजूद लिगामेंट्स हैं, उनके ऊपर एक बहुत शदीद स्ट्रेस डालता है। जैसे वेट गेन करती है, आप कह रहे हैं, मैं तो इसको उस तरह भी कहूँगी कि एक वज़न उठा के चल रही होती है। बिल्कुल। अच्छा, उस एक वेट एक इंसान को पकड़ाएं तो थोड़ी देर पकड़ाएं थक जाएगा। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको एक ऐसा वेट पकड़ाया जाता है जो थोड़ी देर के लिए कहीं रख भी नहीं सकती। कि बहुत बहुत खूबसूरत बात। आप एक लाइट सा पेन पकड़ें, आप उस पेन को सिर्फ इस तरह एयर में कुछ देर के लिए होल्ड करें तो आप 10 मिनट प्रॉबेबली इससे ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाएंगे। आप 1 घंटा होल्ड नहीं कर पाएंगे, 2 घंटा होल्ड नहीं कर पाएंगे, यू विल बी हैविंग पेन्स। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को भी आज चूज़ किया कि हमें लोगों को बहुत सादा अल्फाज में ये चीज़ें समझानी चाहिए कि प्रेगनेंसी एक स्ट्रेस है। ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप बहुत लाइट लेते हैं, बस एक नॉर्मल सी एक्टिविटी समझते हैं। हाँ ठीक है, कोई नहीं, जो चल रहा है चलने दो, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, फलां 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 फलां। मैं आपको बताऊँ, ये बात एक्चुअली हमारे बुज़ुर्गों ने हमें बहुत कह दी ना कि अब आज के दौर की लड़की अगर कोई प्रेग्नेंट होती है तो उसको जो उसकी सास वगैरह हैं या उसके घर में कोई बुज़ुर्ग हैं तो उसको इसी बात से सेटल करते हैं, उसको सेटिस्फेक्शन देते हैं कि भाई हमने तो 8 बच्चे पैदा किए, तुमसे एक नहीं हो रहा। ले, हम तो चलते थे, फिरते थे, खाते थे, काम करते थे, झाड़ू देते थे, पोछा देते थे। इसके अजीब नखरे हैं, पता नहीं, कोई दर्द वर्द नहीं होते बेटा, झूठ बोलती है, कोई तकलीफ़ें नहीं होती, सब तमाशा करती है, कोई उल्टी नहीं आ रही, कमरे में बैठ के बस फ़ोनों पे लगने का एक तमाशा है। ये वजह की वजह से भी ना सारा। तो ब्रेक के बाद आपकी इस स्ट्रेस और इसकी सलूशन पे बात करेंगे, मगर ये देखें ये भी ज़माना जहालियत है। बिल्कुल, उससे बाहर नहीं आए हम, नहीं आए ना, नहीं आए। ब्रेक के बाद बात करते हैं।
वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। हमारे साथ डॉक्टर शम्स मौजूद हैं और हम प्रेग्नेंट वुमेन्स जिनको पेन होती है, जोड़ों में दर्द होते हैं, तकलीफ़ें होती हैं, उसकी पेन रिलीफ के ऊपर आज बात कर रहे हैं। अच्छा जी, तो आप बता रहे थे कि कौन से कॉमन कॉजेज़ होते हैं ज़्यादा पेन जहाँ पर, जैसे कमर के अलावा? देखिए, मैं इसको ब्रॉडर टर्म में मस्कुलोस्केलेटल एक डोमेन है फिजियोथेरेपी की, मैं उसमें रह के बात करता हूँ, जिसमें हड्डी और पट्टे दोनों ही इन्वॉल्व है। होता यह है कि जैसे ही प्रेगनेंसी शुरू होती है उसके साथ ही हार्मोन्स दो बड़े अहम है, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन, जो इस पूरी प्रेगनेंसी को कैरी करते हैं। उनका लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे ही उनका लेवल ज़्यादा होता है तो पूरी बॉडी में चेंजेस आना शुरू होती हैं। उसमें से एक बड़ी चेंज आती है जिसको हम कहते हैं कि बॉडी में एडिमा आना शुरू हो जाता है। एडिमा मीन्स कि फूलना शुरू हो जाती है, ऐसे लगता है जैसे पानी है, पानी भर रहा है और एक बड़ा अपॉन पैल्पेशन, दबाने से ऐसे लगता है जैसे किसी ने कोई मतलब कोई सॉफ्ट टेक्सचर जो है ना उसमें बिल्ड करती है। अच्छा, उसकी वजह से क्या होता है, एक बड़ी कॉमन चीज़ है, खातून सबसे पहले कंप्लेंट करती है मेरे दोनों हाथों में ना कलाइयों में दर्दें शुरू हो गई हैं। अच्छा, कलाई में दर्द ऐसी होती है कि जो आखिरी दो उंगलियां हैं और ये जो मिडिल फिंगर है आपकी, इसका एक हाफ पार्ट जो है ना ये सुन्न होना शुरू हो गया है। और सुन्न होने के बाद फिर बर्निंग सेंसेशन भी होती है, फिर बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो पाती, फिर फिक्स हो जाता है हाथ, फिर एक नहीं दोनों हैं। अब काम करने हैं, क्या करें? ठीक, सो मैं अपने जो लोग हमारी ऑडियंस सुन रही है उनके लिए एक ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कार्पल टनल सिंड्रोम हमारा एक सबसे पहला डिसऑर्डर है जो हमें प्रेगनेंसी में नज़र आता है। अच्छा। कार्पल टनल में क्या होता है कि यहाँ से हमारी कलाई से ऊपर एक समझ लें कि बैंड अल्लाह ने बनाया हुआ है, उस बैंड के नीचे टनल है। टनल के नीचे से ये सारी रगें गुजर रही हैं, नसें गुजर रही हैं, नस गुजर रही हैं, नर्व्स गुजर रही हैं। उसमें एक नस है मीडियन नर्व, उसको हम कहते हैं। होता यह है कि जिस वक्त एडिमा यानी पानी बढ़ जाता है तो पानी से उस नस के ऊपर दबाव आना शुरू हो जाता है, टनल के ऊपर दबाव आना शुरू हो जाता है। जैसे ही दबाव आता है तो दबाव आने से वो सुन्न होना, वो दर्द होना, वो टिंगलिंग सेंसेशन आना, जैसे ना कोई मतलब आपको बार बार पेन चिका रहा है, टिंगलिंग सेंसेशंस आना, तो ये कार्पल टनल सिंड्रोम CTS बायलैटरल हम कहते हैं कि बहुत कॉमन है प्रेग्नेंट वुमन में। अच्छा, तो करना क्या है? कुछ भी नहीं, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी की वजह से है। एंड इट कैन बी डेल्ट एट दैट टाइम। उसको हम सिम्प्टोमेटिकली बड़ी आसानी से डील कर सकते हैं। क्या करें? हम कहते हैं जी पहले आप इसके ऊपर ज़रा हल्की हल्की बर्फ़ की टकोर कर लें। बर्फ़ तो हर घर में होती है, टकोर कर लें, ज़रा दर्द कम हो जाएगी। उसके बाद फिर कुछ वर्जिशें हैं जो इंशाल्लाह मैं सेगमेंट के एंड पे वो वर्जिशें साथ ऐड करूँगा। वो वर्जिशें आप घर बैठे आराम से करते रहें तो आपको पेन जो है वो उसमें रिलीफ आना शुरू हो जाता है। औरतों को बॉडी पार्ट्स में, कोई जोड़ों के दर्दों में, स्पेशली घुटनों में भी बहुत पेन होता है। कुछ औरतें जो लेट प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं उनको भी बहुत ज़्यादा जोड़ों के इश्यूज़ देखने में सामने आते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि वो मोस्टली ये समझती हैं कि हम ये प्रेग्नेंट नहीं है, हमें कोई बीमारी हो गई है। जो लेट प्रेगनेंसी, कोई पहला बच्चा हो या फिर कोई नई बच्ची जो बिल्कुल अभी प्रेग्नेंट हुई है, तो वो यही समझती है कि शायद ये कोई बीमारी है। पहले तो वेरी सॉरी टू से, हाँ, एक तो हम खुद अपने आप को बहुत अज्यूम करते हैं, हमारी एक बड़ा ही प्रॉब्लम है, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, हल्की सी दर्द निकल आई है तो पता नहीं मुझे क्या हो गया है। और फिर जनाब गूगल है, गूगल बादशाह मौजूद है, ये करो वो करो, फिर कोई सहेली या खातून है, घर में कोई बड़ा है, तो वहाँ से करते 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 ना अगर कोई डिसऑर्डर ना भी हो ना तो वो इंसान को दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा बना ही लेता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी कंडीशन को समझा जाए, कंसल्ट किया जाए और स्क्रीन करवाया जाए। स्क्रीनिंग और एग्जामिनेशन के बगैर कुछ भी कहना कि आपको घुटने जो हैं वो ख़राब हो गए हैं, उनकी कार्टिलेज उड़ गई है, आर्थराइटिस शुरू हो गया है, या विटामिन डी कम हो गया है, B12 कम हो गया है, पानी कम पीती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी कहना गलत है। अब बहुत सी प्रेग्नेंट ख़वातीन, यहीं से आपको मैं आंसर एक दे देता हूँ, उनका वेट बढ़ता है, वेट बढ़ने से घुटनों पर दबाव आता है, घुटनों पर दबाव आने से दर्द महसूस होता है। तो इट्स नॉट लाइक कि वो स्पेसिफिकली सिर्फ उनको कोई अलहदा कोई डिसऑर्डर हो गया है, ये प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन है और प्रेगनेंसी से ये आनी ही आनी है। दिस इज़ वाई वी से, इसीलिए हम ये कहते हैं कि एक्सरसाइज, वेरी वेरी लाइट एक्सरसाइज, इसकी डोजेज हैं, वेरी लाइट एक्सरसाइज और टारगेटेड स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज घरों में करना बहुत डरती भी है कि ये ना हो कि जो हमने कंसीव किया है ये ऐसा ना हो कि कोई मसला हो जाए प्रेगनेंसी में। इसीलिए हम जो भी शेयर करते हैं वो सेफ करते हैं। अच्छा। वेरी सेफर जोन के अंदर रहते हुए, जहाँ पर
जो स्पेशली मैं कहूँगा कि जो यूट्राइन है, जो ऑर्गन्स हैं, दे ऑल रिमेन सेफ, उस पे कोई स्पेशल प्रेशर्स नहीं आने देते। तो शम्स साहब फिर शुरू करते हैं, बताते जाएं साथ साथ, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी एक्सरसाइजेज आपने बतानी पड़ेगी। हाँ, बहुत से डिसऑर्डर्स हैं। अब हमारी कमर है, हाँ, तो कमर का एंगल बदल जाता है। ठीक है। जैसे ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर आएगा, बेली बिल्ड होना शुरू होगी, हाँ, तो कमर अंदर से बेंड हो जाएगी, अंदर की तरफ। मतलब टमी पे वेट आया, टमी पे तो पीछे बहुत से वेट आया, हाँ, कमर बेंड हो गई। अच्छा, अब नीचे हमारे कूल्हे के जोड़ है। ओके। सबसे ज्यादा इफेक्ट इसमें कूल्हा होता है। अच्छा। कूल्हे के जोड़ आगे भी हैं, पीछे भी हैं। जो जोड़ आगे हैं उनमें दर्दें शुरू हो जाती हैं, जो जोड़ पीछे हैं उनमें दर्दें शुरू हो जाती हैं। क्यों? ऊपर से आपने एक एंगल पे बहुत शदीद वजन डाल दिया और मुतवातर डाल दिया, ठीक है। अब जितनी भी हड्डियां हैं उनके दरमियान में छोटे छोटे लिगामेंट्स हैं, वो लिगामेंट फैलना शुरू कर देते हैं। जॉइंट लेग्जिटी हम कहते हैं इसको आम लफ्ज़ में, कि लेग्जिटी बढ़ जाती है, यानी जॉइंट का जो लचक है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। लचक बढ़ती है, बढ़ने से दर्दें आना शुरू हो जाती हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। ओहो, ये क्या हो गया, मुझे तो पता नहीं कुछ हो रहा है, मुझे बस फ़ौरन जो है ना वो एग्जामिन करवाया जाए। बहुत से साइंस और सिम्टम्स ऐसे हैं जो बड़े सीधे सीधे से हैं। मैं इसको बल्कि साइन कहता हूँ। सीधा सीधा सा साइन है कि कुछ नहीं है, वेट बढ़ा है आपका, वेट बढ़ने की वजह से आपके कूल्हे के ऊपर जोर आना है। SI जॉइंट पीछे है, उसके ऊपर जोर आना है। सिम्फाइसिस प्यूबिस आगे है, कूल्हा यूं आगे जुड़ता है, तो दरमियान में उसके लिगामेंट है, उसके ऊपर जोर आना है। उसके ऊपर जोर आने की वजह से उसके चारों तरफ, आई कैन से, यानी बेली के नीचे चारों तरफ पेन शुरू हो जाएगा। अच्छा। वो एक क्लॉक सा बन जाता है, उसमें दर्द शुरू हो जाएगा। तो अगर वो दर्द है, नो वरीज, इट्स नॉर्मल। ये मस्कुलोस्केलेटल कॉम्प्लिकेशन आती है, ये नॉर्मल है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसके बाद क्या होता है, आपके जो पेल्विक फ्लोर है, यानी आपका जो धड़ है, धड़ से नीचे टांगे हैं, टांगों के दरमियान और धड़ के दरमियान जितने मसल हैं, इनको हम पेल्विक फ्लोर कहते हैं। ये बड़ा वीक हो जाता है, क्योंकि ओवर यूज़ भी होता है, फटीग भी होता है, थकावट में भी आता है, ठीक है, ज़्यादा इस्तेमाल। समटाइम ऐसा होता है, बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं अपने आप को बिल्कुल ही बेड पे बिठा लेती हैं, बेड और चेयर है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं है, तो उसकी वजह से भी उसकी वीकनेस आती है। अच्छा, उस वीकनेस के बाद क्या शुरू होता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस शुरू हो जाती है, इनकॉन्टिनेंस शुरू हो जाती है, यूरिन लीकेज शुरू हो जाती है, खांसने के साथ लीकेज शुरू हो जाती है। तो दे गेट लाइक वरीड, पता नहीं क्या हो गया, अल्लाह करे, अल्लाह ना करे कि कुछ गलत हो गया। इट्स कॉमन, ये होता है, इट्स वेरी नॉर्मल। इन सारी चीज़ों को डील करने के लिए ही मैं कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगा, बहुत सेफ हैं, घर में सबको नॉर्मली ये करनी चाहिए। ब्रेक के बाद हम शम्स साहब से पूछते हैं एक्सरसाइजेस जो आपके लिए बहुत कारआमद होंगी, तो स्टे ट्यून विद अस। अच्छा, डॉक्टर शम्स फिजियोथेरेपिस्ट हैं और अब हमें यहाँ पे एक्सरसाइजेस बताएंगे आपके जॉइंट पेन्स के लिए, ख़ासतौर पे वो जिनके प्रेगनेंसी के बहुत से इश्यूज़ होते हैं, जिनमें उनको दर्दें होती हैं। तो अभी ज़रूर देखें सेगमेंट, क्योंकि अभी आपकी एक्सरसाइजेस के ऊपर हम काम करेंगे जो कि बड़ी कारआमद साबित होंगी आप लोग के लिए। जी ओके, मेरी सबसे पहली गाइडलाइन तो तमाम जो सुनने वाली ख़वातीन हैं उनके लिए ये है कि इन एक्सरसाइजेस के लिए आपको किसी की परमिशन नहीं चाहिए। You don't need any permission from your gynac or from any consultant, and they are very safe, बहुत सेफ हैं, घर में बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। किस टाइम तक कर सकते हैं, किस मंथ तक कर सकते हैं एक प्रेग्नेंट? You can do it even after the pregnancy as well. अच्छा। कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेशन पोस्ट नेटल भी होते हैं, प्रेगनेंसी पोस्टपार्टम भी होते हैं, प्रेगनेंसी के बाद भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसके बाद भी एक्सरसाइजेज जारी रहती हैं। अच्छा। जाहिर है हमें पहले जो 40 डेज़ हैं उसके लिए तो ज़रा इंतज़ार करना होता है, वहाँ पर हम कोई हैवी एक्टिविटीज़, जर्की मूवमेंट्स, बैलिस्टिक मूवमेंट्स, तेज़ी तेज़ी से मतलब चीज़ें पकड़ना, अपने आप को झटके देना, ये चीज़ें हम नहीं करते। अच्छा। एक्सरसाइजेज में हम सेफ़र रहते हैं, हम तेज़ चल सकते हैं, हम तेज़ वॉक कर सकते हैं, हम कुछ देर खड़े हो सकते हैं, हम बैठ सकते हैं, हम नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज कर सकते हैं जो हमारे बॉडी की रेंजेस हैं, ठीक है, लेकिन बैलिस्टिक मूवमेंट्स हम उसमें नहीं करते। ठीक, अब हम बात करते हैं CTS की, यानी कार्पल टनल, कलाई में दर्द है, दोनों तरफ है बड़ी शदीद, और इसके लिए आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैंने जैसे कहा कि आपको 7-8 मिनट कम अज़ कम पहले इसको आइस करना है, इसके ऊपर हल्की सी बर्फ़ की टकोर दोनों तरफ करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि अपनी कलाई बिल्कुल यूँ कर लेनी है सीधी, जस्ट लाइक यूर स्टॉपिंग समबडी, आप किसी को जैसे रोक रहे हैं, कलाई भी और एल्बो भी। इसके बाद आपने इसको देना है उंगलियों से, आप देख सकते हैं, कंप्लीट स्ट्रेस। अच्छा, ये मेरा स्ट्रेस मैं पूरे अपने इस कोनी के इस मसल्स के ऊपर, हम इसको फ्लेक्सर कंपार्टमेंट कहते हैं, यहाँ पर मैं फील कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने यूँ जोर दिया है, मेरी कोनी बिल्कुल सीधी है, कंधा सीधा है 90 डिग्री पे,
तो मुझे फील हो रहा है कि मेरे ये सारे मसल्स जहाँ पे मुझे पेन आ रहा था ये सारे एक्टिवेट हो रहे हैं। 4-5 सेकंड में इसको होल्ड करता हूँ, छोड़ देता हूँ, इसको मैं 10 से 20 बार बड़ी आसानी से रिपीट कर सकता हूँ। ये पहली एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज में आपने इसी तरह से अब अपना जो हाथ है उसको नीचे की तरफ, यानी रिस्ट फ्लेक्शन इसको हम कहते हैं, रिस्ट को नीचे की तरफ मोड़ लेना। अब इस दूसरा हाथ इसी तरह आगे रख के आपने नीचे की तरफ ज़ोर लगाना है। अब जैसे ही नीचे की तरफ ज़ोर लगाएंगे तो आपका इस कलाई और कोहनी के जो ऊपर वाले सारे मसल्स हैं साथ में ये भी एक्टिवेट हो जाते हैं। होता यह है जब दर्द आती है किसी जगह पे तो हम अपने आप को रोक लेते हैं, पूरा बॉडी पार्ट रोक लेते हैं, तो फिर वो सिर्फ एक तरफ नहीं, वो दर्द फैलने की कोशिश करती है। तो इसलिए हम ये एक्सरसाइज भी करेंगे और इसमें हम इसको इस तरह से जो है कॉम्प्रेस भी करेंगे। स्टेप्स करने ये आप 10 से 20 बार दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। मगर शर्त ये है कि आइसिंग पहले करनी है। शर्त आइसिंग पहले, उस सो दैट आइसिंग द से- पेन शुड बी अच्छा, रिड्यूस्ड। अच्छा, आइसिंग इसलिए कि आइस बहुत अच्छा हमारा पेन किलर है। मसल्स भी रिलैक्स हो जाएंगे थोड़े से। मसल्स भी रिलैक्स होते हैं, पेन ज़रा कम हो जाती है, सेंसेशंस थोड़ी कम हो जाती हैं, तो आप अच्छा। आसानी से एक्सरसाइज परफॉर्म कर ठीक सकते है। हैं। यहाँ तक कि कुछ ख़वातीन में ऐसे होता है कि वो कहते हैं कि इसके बाद हमें अभी भी थोड़ा फील हो रहा है, तो हम उन्हें कहते हैं कि आप इसके बाद भी आइसिंग कर सकते हैं, कोई मसला नहीं अच्छा। है। आइसिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है ड्यूरिंग थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशन नहीं ठीक है। है। तो ये हो गया कार्पल टनल की पहली एक्सरसाइज। ठीक। अब दूसरी एक्सरसाइज क्या है, आपने इस तरह अपनी कोहनी सीधी की और सबसे पहले यूं मुट्ठी बनानी है ऐसे कि आपका अंगूठा बाहर से अंदर की तरफ आए। आपने इस तरह पूरी पावर बनानी है। ठीक है। अब देखिए जैसे ही मैं पावर बना रहा हूँ ना, मैं अंदर को दबा रहा हूँ, तो आप देखें आप मेरा हाथ भी शिवर कर रहा है और मुझे ये बता रहा है कि मैंने ये सारे मसल ऐड कर लिए। हाँ। ये सारे मसल ऐड हो गए। ठीक है। तो मकसद ये है इस एक्सरसाइज में, सिर्फ ये नहीं कि यूं बना के बैठ गए। अच्छा। मकसद ये है कि आपने इन उंगलियों से अंदर को दबाना है, जिस तरह मुट्ठी बनाते हैं पूरी दबा के। ठीक है। एंड वी नो एक विनिंग सिचुएशन में हम स्लोगन लगाते हैं ना, बड़ी जान से वो हम आपने जीत एक के ही- आएंगे। एक ही position पे लगानी है। एग्जैक्टली। सो व्हेन यू आर पुशिंग इट, आप भी फील करके देखें जरा, दबाएं, अंदर दबाएं, स्लो बंद करना है यार। नहीं पूरी बंद करके उंगलियां अंदर दबाएं। नाउ सी ये ऐड हो गया, दिस शुड बी एडेड। इसका पर्पस ये है, दे आर वेरी सेफ टू परफॉर्म। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, ये बहुत सेफ है, इनमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अच्छा। अब यहाँ से आपने अपनी उंगलियां खोल लेनी है बिल्कुल सीधी और अंगूठा साथ लगा लेना है। सही हो गया। इसके बाद आपने इस तरह पीछे की तरफ चले जाना है, अंगूठा आपका बिल्कुल इसके साथ ही रहेगा। अच्छा। एग्जैक्टली। इस तरह मूव करने के बाद जस्ट लाइक आप किसी से कोई चीज़ ले रहे हैं या कैरी कर रहे हैं, आपने हाथ को इस पोजीशन में लाके अपने अंगूठे को यहाँ से दूसरे हाथ से नीचे की तरफ जोर देना है। इससे क्या होगा? ये वो तमाम मसल्स हैं जो इस नर्व से सप्लाई होते हैं। जो नस दब गई है वो उस नस के सप्लाई होने वाले तमाम मसल्स को हम एक्टिव कर रहे हैं और नर्व को हम अपने लफ्ज में कहते हैं फ्लॉस कर रहे हैं। दिस इज फ्लॉसिंग ऑफ द नर्व। अच्छा। ये नर्व फ्लॉसिंग है। ठीक है। ये जो मैंने सारी एक्टिविटी की है, एक्चुअली मैं नर्व को फ्लॉस कर रहा हूं। मैं दोहराता हूं, 1 2 3 रोटेट एंड देन 4। आई गॉट तो मैंने वो अपनी तुम्हारी सारी जो मेरी जो नस थी ना जो दबी हुई थी, मैंने उसको फ्लॉस किया। ठीक है। फ्लॉस करने से उसके ऊपर जो दबाव है वो काम होता है, वो एक्टिव होती है। आप कहते हैं ना बिजली चलेगी, वो जब बिजली चलेगी तो काम चलेगा। अच्छा। ठीक है। तो एक तो ये बड़ी सिंपल सी इसमें हाँ, एक्सरसाइज है। इसमें तो कोई ऐसा मसला नहीं है कि प्रेग्नेंट वुमेन को कोई दे आर issues वेरी हो या कॉमन। किसी से लेकिन जब पूछे, ये right? हमारे पास जब आते हैं पेशेंट्स, फॉर्चुनेटली दोज पेशेंट्स हु नो एक्चुअली कि करना क्या है। एक तो घर में बैठे रहते हैं ना लोग, और वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है नोक जोक कि बस तेरे ही नखरे ने। तो वो मेरा ख्याल है इससे बाहर निकलना चाहिए। जहाँ पर जनरेशन का फ़र्क आता है वहाँ पर लोगों को समझने की ज़रूरत है कि लाइफस्टाइल सेम नहीं रहती, सही बात है। और बदल जाते हैं। डाइट वैसी खाना नहीं है, लड़कियों की पीना, बेचारियों उठना की, बैठना, हाँ। रिदम सब बदल अब चुके हमारे हैं। बच्चे वो चीजें नहीं खाते जो हमारी नानी दादियों ने जब बचपन में छोटे होंगे खाया होगा। वो बिल्कुल। ताकत थी उनके पास, हमारे पास नहीं है। अब वो चीज़ें नहीं है तो समझना चाहिए, ये इदराक करना चाहिए। पता है क्यों? इससे क्या होता है, इससे अगर आप दूसरे पर्सन को जो खुद उस वक्त जो खातून उस वक्त स्ट्रेस में है, आप उसको मज़ीद 4 बातें सुना रहे हैं, तो आप उसके सारे हार्मोन्स का इम्बैलेंस और स्ट्रेस इतना इंक्रीज कर रहे हैं कि मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि आप खुद उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। यस। और अच्छा फिर वो प्रॉब्लम होगी जो रिवर्स नहीं होगी, क्योंकि वो उसके दिमाग में बैठ गई है और वो बच्चे को भी और बच्चे को उससे ज़्यादा डैमेज करेगी।
वो जो हार्मोनल चेंजेस उस वक्त आनी है, जो रिलैक्सेंस हम रिलीज करना चाह रहे थे, जो हम प्रोजेस्टेरॉन को बिल्ड करना चाह रहे थे, वो फौरन फ्लक्चुएशन शुरू हो जाती है, अप डाउन। डॉक्टर शम्स एक ब्रेक लेंगे दोबारा, फिर उसके बाद वो जो आपने कोई हमें लेट के एक्सरसाइज बतानी है उसके ऊपर भी आएंगे। तो अभी तक की तो ये एक्सरसाइज मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, और जो कि आपके लिए सेफ़ है, घर बैठ के आप कर सकती हैं। आपका स्ट्रेस भी इससे कम होगा, आपके मसल्स भी रिलैक्स होंगे, और आपको दर्द जलन भी कम होगी। तो टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। ओके जी, डॉक्टर शम्स हमारे साथ मौजूद है, और अब हम आपके साथ यहाँ पर सीखेंगे वो वाली एक्सरसाइजेज जो लेट कर है, और ये फुल बॉडी के लिए है। नहीं, फुल बॉडी नहीं, हम इसमें स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा फोकस जो करते हैं वो एब्डोमिनल्स हैं, कोर है आपकी, और लो बैक है, और इसी तरह जैसे मैंने कहा कि पेल्विस का जो रीजन है हमारा। कोर वगैरह के लिए हम कर सकेंगे? सॉरी, प्रेगनेंसी में कोर वगैरह के लिए कर सकते हैं? बहुत आसान है, क्योंकि हमने लेट के करना है। अच्छा। हमने अपने आप को न्यूट्रलाइज कर देना है, हमने लोड तो डालना ही नहीं कोई उल्टा सीधा इस तरह से, ठीक है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि अब अगर पेन आ रहा है ड्यू टू बैड कर्व, जैसे ही प्रेगनेंसी हुई तो इस तरह कर्व बिल्ड हुआ, कर्व बिल्ड होके बेली बना, उस कर्व बिल्ड होने की वजह से मोरों के दरमियान नस फंस गई, जिसको आप शैटिक नर्व कहते हैं, और उसके साथ साथ कूल्हे की हड्डी पे जोर आया। कूल्हे की हड्डी आपकी कमर से नीचे है, उसको हम SI जॉइंट कहते हैं। ऐसे बैक को के जरा बताएं। हाँ, ये कूल्हे की हड्डी, अब देखें ना, ये आपकी लो बैक है, तो लो बैक के बाद ये आपकी कूल्हे की हड्डी है, तो अब कूल्हे की हड्डी पे दोनों तरफ बड़ा जोर आता है, ठीक, उसको SI जॉइंट कहा जाता है। SI जॉइंट डिसफंक्शन में आ जाता है, पेन में आ जाता है। तो उसके लिए मैं आपको सिंपल सी एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ, दे आर वेरी सेफ टू परफॉर्म, ठीक है, बिल्कुल आराम से। इसका तरीका ये होता है, साइड में जाके आपने लेटना है, साइड करवट लेंगे आप, करवट लेके आप अपने आप को सेफली सीधा लेटा लेंगे, ठीक है ना। अब मैं सीधा लेट गया हूँ, अब इसके बाद क्या करना है, मैंने अपने जो दोनों नीज हैं, जितना मैं आराम से बेंड कर सकता हूँ, अपने बेंड कर लेने हैं। बेंड करने के बाद आपने अपने घुटनों के दरमियान एक कोई ना कोई कुशन लाजमी रखना है। अच्छा, कुशन रख लेंगे। कुशन रखने के बाद, ये सर, हाँ, थैंक यू। अच्छा, ये रखना, प्रेशर करना जरूरी है। एग्जैक्टली, दिस इज वेरी नेसेसरी। मुझे थोड़ा सा गैप चाहिए इसके दरमियान, बिल्कुल घुटने साथ नहीं होने चाहिए। अच्छा, क्योंकि कूल्हे पे पहले ही दरमियान में प्रेशर है, ठीक। अब मैंने क्या करना है कि सिंपली अपना जो एब्डोमेन है, यानी जो बेली है, हाँ, इसको मैंने अंदर की तरफ ड्रॉ करना है, जैसे सांस ले रहे हैं हम, और गहरा सांस ले रहे हैं। मैंने अंदर की तरफ ड्रॉ किया, और साथ ही मैंने कुशन पर प्रेशर बिल्ड करना शुरू कर दिया। अच्छा, सी, अच्छा, जैसे ही मैं मूव करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरे कूल्हे पे हरकत आ रही है। हाँ। जैसे ही मैं सांस अंदर ले रहा हूँ, साथ में मैं घुटनों से प्रेस कर रहा हूँ। घुटनों से प्रेस कर रहे हैं, कुशन को सांस ऊपर की तरफ खींच रहे, पेट अंदर भी कर रहे हैं। पेट अंदर को जा रहा है, ठीक है। और इसके लिए भी एक पेट अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा, आप खुद चेक करना चाहते हैं, बहुत सीधी सी तरीकाकार है। एक हाथ चेस्ट पे रखें, एक हाथ बेली पे रखें, एंड यू शुड सी द फॉल एंड राइज ऑफ योर हैंड। आपने ये देखना अपने आपके हाथ ऊपर हो रहा है या नीचे हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे ये देखिए, नीचे चला गया, ऊपर आ गया, इट मीन्स कि मैं सही परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। चेस्ट पे कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो हाथ मैंने एब्डोमेन पे रखा है उस पे आपको चेंज मिलना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर शम्स, इससे आप कह रहे हैं कि ये पीछे बैक वाली जो SI जॉइंट इज एक्चुअली रिलीज्ड, रिलीफ्ड। अच्छा। उसके ऊपर जो प्रेशर है वो रिलीफ हो जाता है, वो उसमें कमी आती है, ठीक है। और इसमें एक ख्याल मैं फिर रिपीट कर देता हूँ अपने सुनने वालों के लिए, कि जैसे आपने एब्डोमेन अंदर पुश किया है, तो आप देखें मेरा पेल्विस मूव कर रहा है, ये देखें, यही मूवमेंट है इसकी, ठीक है। दिस शुड बी डन, बहुत आसान है, लाइक दिस एंड देन रिलीज, और ये कितने स्टेप्स, कितनी देर के लिए? आप 10 से 20 बार बड़ी आसानी से इसको रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसी तरह से आपने क्या करना है, रोटेट कर लेना। आपने अपने पूरे जो कमर है इसको इस तरह से एक तरफ और फिर दूसरी तरफ। इससे क्या होगा, जो साइड वाले सारे मसल हैं उस जोड़ के वो एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे, इसमें ग्लूट्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है। और आपके जो टांग के बाहर के मसल हैं ये साथ में ऐड हो जाते हैं, जो ज़ाहिर है ज़्यादा देर खड़े होने से और पोस्चर की वजह से इनमें भी दर्दें आना शुरू हो जाती हैं। सो आप देखें, दे आर वेरी सिंपल, बट आप जब हम पेशेंट्स को करवाते हैं तो आप उनसे इसका रिजल्ट पूछे तो वो कहते हैं कि हमारी दर्द खत्म, मतलब गायब है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आइए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए, इतना ज़बरदस्त था। एक तो ये जो लेट की एक्सरसाइज बताई, जो ख़ास तौर पे आपके
कमर के दर्द के लिए है और आपके मसल्स को रिलैक्स कर रही है ये, और इसके अलावा जो आपको हाथों की एक्सरसाइज बताई गई है, ये दोनों चीज़ें आप सोशल मीडिया से हमारी रील्स देख सकते हैं। जो औरतें प्रेग्नेंट हैं उसको ज़रूर फॉलो करें। इट्स सेफ़ एज़ पर डॉक्टर साहब के, इसमें कोई मसला नहीं, आप किसी से पूछे बगैर भी डेली कर सकती हैं। तो मस्ट ट्राई, क्योंकि सेहत हज़ार नेमत है। तो जिस बच्चे को हम इस दुनिया में लेकर आ रहे हैं, तो जब आपको स्ट्रेस नहीं होगा, कोई पेन नहीं होगा, तो फिर आप उसको भी अच्छी तरीके से लुक आफ्टर करेंगी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टेक अ ब्रेक। थैंक यू सर। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। अच्छा, आज हम लोगों ने एक स्पेशल गेस्ट जो है उनको यहाँ पे मधु किया है। थोड़ा सा हट के एक डिफरेंट टॉपिक आज हमने किया है। हम इंडस्ट्री के ऊपर आज बात करेंगे। इंडस्ट्रीज़ के हवाले से जब बात की जाए ना, तो फिर एक इदारा है गवर्नमेंट का, पिडमिक, जो कि पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट जो है और मैनेजमेंट जो है वो कंपनी है, ठीक है। ये इसके बारे में मैं बोलूँ, ये जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स जो हैं ये कायम करते हैं पंजाब के अंदर, और ये जो इंडस्ट्रियल स्टेट कायम करने का जो मकसद है वो ये होता है कि इसमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए, क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ के लिए। ये सारी जो डिटेल है ना, वो आज हम जौन सा है ना डिस्कस करेंगे चेयरमैन पिडमैक, ठीक है, जावेद इकबाल साहब से। हमारे साथ मधु हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। थैंक यू जी, वेलकम। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। आज का हमारा मौजू बहुत डिफरेंट है, इसलिए आज आपको मधु किया कि हम ये लोगों को भी बता सकें कि जिस तरीके से आप लोग ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं आप चाहूँगी कि ये जो तारुफ है आप करवा दें कि व्हाट इज़ पिडमिक। देखो फिजा, पिडमिक है पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंपनी। इसको बनाने का जो मकसद था, वो मकसद ये था कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको एक ऐसी सेफ वर्ल्ड कम्युनिटी प्रोवाइड की जाए, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं, जहां उनको ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू हो, जहां ना उनको सिक्योरिटी का इशू हो, जहां ना उन्हें एनर्जी का इशू हो, जो बार बार डिस्ट्रप्शन होनी, डेडिकेटेड उसकी लाइंस हो, जहां उनको वन विंडो ऑपरेशन के तहत उनकी हर जो मसाइल हैं उनका हल उनको मिल जाए और विद इन नो टाइम। तो ये एक ऑब्जेक्टिव था। और फिर शुरू में गवर्नमेंट का दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि इन एरियाज़ में जहां आपने इंडस्ट्रियल स्टेट बनानी है, उस इंडस्ट्रियल स्टेट में स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनाए गए। अच्छा, उन स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आपने उनको जिसने नई इंडस्ट्री लगानी है उसको 10 साल के लिए इनकम टैक्स के हॉलीडेज दिए गए। अच्छा, फिर उन्होंने जो मशीनरी इंपोर्ट करनी है इंडस्ट्री के लिए उसको, उस पर भी ड्यूटी एग्जेम्पशन थी। तो ये वो थे ऑब्जेक्टिव, ताकि हो ये रहा था आज से 20 साल पहले, तकरीबन 22 साल पहले, कि ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना कोई वर्ल्ड कम्युनिटी थी, ना कोई सिक्योरिटी थी उनकी। बेहंगम सी इंडस्ट्री। जैसे अगर आप आज फ़िरोज़पुर रोड पे चले जाएं या इंडस्ट्रियल स्टेट से बाहर चले जाएं, तो आप देखेंगे कि उनका ना कोई रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना सिक्योरिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना एनर्जी। उनके एनर्जी के भी इशू, बार बार बिजली जा रही होगी, आ रही होगी। लेकिन इंडस्ट्रियल स्टेट्स एक ऐसी जगह हैं जहां आपको हर तरह से हर किस्म की सहूलत प्रोवाइड की जाती है। और उसका फ़ायदा क्या हुआ कि आज आप देखेंगे हमारी सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट है लाहौर में, ये दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट है दुनिया की। अच्छा, आज से 20 साल, नॉट ओनली पाकिस्तान, दुनिया की। आप उधर देखें, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आप उधर फैसिलिटीज़ देखें, ना कोई ड्रेनेज का इशू, क्योंकि फैक्ट्रियों का आपने देखा होगा कि उनका जो आउटफ्लो होता है उसका बड़ा सीरियस इशू होता है। अच्छा। तो उसकी प्रॉपर प्लानिंग की जाती है, वाटर सप्लाई की प्लानिंग की जाती है, बिजली, गैस, हर चीज़ की। और जो उधर सिक्योरिटी का हमारा सिस्टम है, हमने वो आइडिया कंसीव किया था लंदन की सिक्योरिटी के साथ। आज हमारा 200 तकरीबन 250 से ज़्यादा कैमरे हैं उस इंडस्ट्रियल स्टेट में। और उसके बाद उसका अगर आप कंट्रोल रूम देखें तो कोई एक चीज़ उधर से मूव नहीं हो सकती जो हमारे कैमरे की नज़र में ना हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और उधर चोरी चकारी ज़ीरो है, ज़ीरो। अच्छा, बिजली के लॉसेस ज़ीरो। आपने सुना होगा कि बिजली चोरियां बड़ी होती हैं जी फैक्ट्रीज में, यही सुनने में। हाँ,
लेकिन हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट्स में जीरो, नॉट वन सिंगल फैक्ट्री। ये किस वजह से? ये भी है इसकी कैमरा वजह ये कि पॉलिसी, हमारे सिक्योरिटी पॉलिसी, चेकिंग पॉलिसी। हमारा प्रॉपर सिस्टम है उधर। हाँ, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट में जब हमने लेस्को के साथ अरेंजमेंट की हुई है कि हमें डेडिकेटेड फीडर दिया जाए, ताकि अगर आपने लोड शेडिंग करनी है तो आप पहले हमारे साथ बात करेंगे। अच्छा। एक सर्टन टाइम्स होंगे है? उन टाइम फ्रेम जी, ताकि देखो ना, इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है। अच्छा। फैक्ट्री जब एक दफा बंद होती है ना फिजा, हाँ। तो इट टेक्स अनदर 2 आवर्स के उसको दोबारा तैयार करने में। कोई शक नहीं। हाँ, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने कोऑर्डिनेशन की हुई है, और लेस्को के डेडिकेटेड फीडर है हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट को, और टाइम हमारा प्लान्ड होता है अगर लोड शेडिंग हो। अच्छा। अव्वल तो 99% हम एग्जम्प्टेड हैं। हमें इंडस्ट्रियलिस्ट को जो बिजली दी जाती है उसमें गवर्नमेंट की कोशिश है, और हमारी प्लानिंग गैस भी दी जाती है बिजली के साथ साथ? गैस भी मौजूद है जी। जब मौजूद हो, जब गैस की लोड शेडिंग तो हो, वो भी आपको देते पता पाकिस्तान में ओवरऑल शॉर्टफॉल तो है, फिर इवेंचुअली इंडस्ट्रियलिस्ट पे भी वो चीज़ आती है। हाँ। मगर गैस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पास एनर्जी है। ठीक है। तो उस चीज़ को देखते हुए आप ये देखें कि हमारे पास जो इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट है, वो मोटरवे के ऊपर अगर आप इस्लामाबाद की तरफ जाएं तो इंटरचेंज क्रॉस करके लेफ्ट साइड पे आपको एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट है। वो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 2000 एकड़ की इंडस्ट्रियल स्टेट है। 2000 एकड़? जी, इस वक्त इन हालात में भी आप देखें कि इस वक्त 30 से ज़्यादा नई फैक्ट्रियां लग रही हैं, वाह। और तकरीबन हमारे पास तकरीबन 50 के करीब ऐसी एप्लीकेशन पेंडिंग हैं जो एक प्रोसेस में है। सर हैरत है, फिर ये कोई क्यों कहता है कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा? पाकिस्तान तो तरक्की पजीर ममालिक में बस मुझे लगता है एंट्री हो गई, अब तो हम हैं तरक्की पजीर नहीं, ममालिक। तरक्की देखो, हम इतना कुछ हो रहा है, देखो ऐसी फिजा, आप industries बन एक रही बात हैं। समझो, पाकिस्तान 300 मिलियन लोगों की मार्केट है। जहां मार्केट होगी वहां इंडस्ट्री होगी। मेरा और हुकूमत का क्या फर्ज है? सही बात है। एक फर्ज है कि हम अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रोटेक्ट करें, उसके इनिशिएटिव को हम उसको सपोर्ट करें, और उसको जो भी ज़रूरत है, जो हमारे बस में है, वो प्रोवाइड करें। वो उसे प्रोवाइड अच्छा, करें। जावेद से मुझे बताएं, अभी तक ये जो पिडमैक है कितनी इंडस्ट्रीज जो है वो बना चुका है? हमारी तकरीबन 10 इंडस्ट्रियल स्टेट हैं। रहीम यार खां में, बहावलपुर में, साउथ पंजाब में, देखें 3 इंडस्ट्रियल स्टेट है हमारी। ठीक। बहावलपुर, रहीम यार खां, बहावलपुर, विहाड़ी, और चौथी हमारी मुल्तान के वो भी अंदर। इतनी बड़ी बड़ी है जैसे ये जो हाँ आप जी, मोटरवे वाली बता रहे हैं? मुल्तान की हमारी वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट ओके। है। वो भी हमारा उसका एक नया उसका फेज एक्सटेंशन का आ रहा है तकरीबन 200 एकड़ का। अच्छा, ये जो कायदे आज़म बिजनेस पार्क है ना, और जो भावलपुर इंडस्ट्रियल स्टेट्स है, हाँ जी। ये मीशत को कितना फ़ायदा पहुंचा रही हैं इसमें ज़रा? देखो, कायदे आज़म बिजनेस पार्क तो आज ये आप नोट कर लें, कायदे आज़म बिजनेस पार्क आने वाले वक्त में पाकिस्तान की बेस्ट इंडस्ट्रियल स्टेट होगी। अच्छा? ये सुंदर से भी आगे होगी। ये सीरियस है? यस, हमारा उधर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, दुनिया की आप कह रहे हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि दुनिया की हर फैसिलिटी उधर मौजूद होगी। अच्छा। जहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जी, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट प्लांट, जो आपका फैक्ट्रियों का पानी निकलता है ना, वो पानी जो होता है उसको आप जब तक ट्रीट ना करें, आप किसी भी नाले में नहीं फेंक सकते। उधर हमारा तकरीबन 4 से 5 अरब रुपए का ट्रीटमेंट प्लांट लग रहा है। उधर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट है। आप ये देखें, जो उसका रोड है ना, तकरीबन 6 से 7 लेयर्स में है, ताकि अगले 20 साल, 30 साल, 40 साल तक उस रोड को किसी किस्म का कोई डैमेज या कोई रिपेयर या इस किस्म की जरूरत ना पड़ सके। अच्छा। उसका जो ड्रेनिंग का सिस्टम है वो अगले 50 साल की प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। अच्छा, जावेद साहब, बहुत सारे सनतकार ऐसे होते हैं जो ये इंडस्ट्रियल स्टेट्स में अपने प्लॉट तो ले लेते हैं इंडस्ट्री लगाने के लिए, मगर उसके बाद इंडस्ट्री लगाते नहीं हैं, तो फिर वो तो जो स्पेस ली है, जो जगह ली है, वो ज़ाया नहीं हो जाती? अच्छा जी, फिर इस पे आप लोग क्या कार्रवाई करते हैं? हाँ जी, जब मैंने एज ए चेयरमैन टेक ओवर किया तो मेरे लिए सबसे बड़ा मसला था। इसलिए मसला था कि हमारे ऊपर, हमारी कंपनी के ऊपर एक इल्ज़ाम था कि हम लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट को लाने की बजाय इधर प्रॉपर्टी डीलर टाइप लोग घुस आते हैं। अच्छा। उस चीज़ को देखते हुए मैंने मुल्तान के अंदर कोई तकरीबन 60 के करीब प्लॉट कैंसिल किए,
मैंने सुंदर के अंदर तकरीबन हमारे 25 से 30 प्लाट थे, वो मैंने कैंसिल किए लोगों के। इसके अलावा हमारे रहीम यार खां में थे, इसी तरह हमारे कुछ व्याड़ी में थे। तो मैंने वो तमाम प्लॉट जिन्होंने 3 साल के अंदर, क्योंकि हमारे सर्टेन रूल्स हैं, क्या आपने एक प्लाट आज ख़रीदा, आज के बाद आपके पास 3 साल हैं, उन 3 सालों में आपने इंडस्ट्री को लगाना है। अगर आप नहीं लगाते तो फिर हमारे पास राइट है कि हम उनका प्लॉट कैंसिल कर दें। सर इस तरह बड़ी बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाह रही, दुबई में ऐसी प्रॉपर्टी हैं, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर जो क्लाइंट आपकी जब इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें लेता है और चीज़ें दे देता है और उसकी बेसिक सारे वो लाजमात पूरे कर देता है, तो उसके बाद उनको एक टाइम फ्रेम दिया जाता है कि 3 साल के अंदर अगर आपने यहाँ पे नहीं कंस्ट्रक्शन शुरू की तो फिर आप पे ये फ़ाइन चार्ज होंगे, आपको इतना पे करना, जितने की प्रॉपर्टी नहीं होती उतने पे करने पड़ जाते हैं। मेरे अभी भाई भी बेचारे यूके में होते हैं, वो दुबई में प्रॉपर्टी लेके यही इधर भी हमने भी तो अच्छा आपने किया है, हमने ये एक्शन जरूरी थे। अब आप ये देखें कि मुल्तान में, लेकिन मैं आपको एक बात फिर बताऊं कि जो हुकूमतों पे इल्ज़ाम लगता है ना कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है इन चीज़ों पे, आप बिलीव करें ये जितनी मैंने कैंसिलेशन की है ये सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ना, और बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है। मुझे हुकूमत की तरफ से सिर्फ सपोर्ट मिली है, ये नहीं किसी ने सिफारिश की कि इसका बहाल कर दो, इसकी हेल्प, इसको हेल्प आउट कर दे। क्योंकि आप ये देखो ना, एक चीज़ जो 1 करोड़ की थी वो आज 5 करोड़ की है। तकलीफ तो हो रही है सबको। अच्छा, वो तकलीफ लेके जब हुकूमत में कहीं जाते हैं तो बिलीव मी हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की कोई उनको सपोर्ट नहीं मिल रही। जावेद साहब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इसी टॉपिक को आगे एलैबोरेट करेंगे। बड़ा मज़ा आ रहा है आपसे बात करके, तो रहिए हमारे साथ और कुछ सीखिए, कुछ नई चीज़ें, कोई नई बातें, इसलिए टॉपिक थोड़े से डिफरेंट है, तो जब ऐसे लोगों से लर्न करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, अच्छा आजकल जो है ना बिजली के जो रेट्स हैं और जो गैस के जो रेट्स हैं वो बहुत हाई जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल्स जो लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का वक्त है। अच्छा, इस पे भी हम बात करेंगे जावेद इकबाल साहब से कि भाई इसमें ऐसी क्या, ये जो सनतकार हैं उनके लिए कोई फ़ायदे अगर दिए जा रहे हैं तो वो कौन कौन से हैं बिजली गैस के? हाँ फिर देखो, इंडस्ट्री जो है ना, इंडस्ट्री वो एक दिन का काम नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म काम है। क्योंकि जो भी फैक्ट्री लगाता है उसकी करोड़ों अरबों की इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है ना। अच्छा, वो ये सोच के नहीं लगाता कि उसको फ़ायदा साल बाद होगा या 2 साल का फ़ायदा होगा या 3 साल का। वो सोचता है अपनी अगली जनरेशन का। वो सोचता है कि ये जो इंडस्ट्री है ये अगले 10, 20, 30 साल, 50 साल चलेगी, तब जाके इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी इन्वेस्टमेंट करता है। फिर दूसरी चीज़, जब आप इंडस्ट्री लगाते हो तो आप एक उसकी फिजिबिलिटी बनाते हो कि यार मेरा 1 अरब रुपया लगेगा, ठीक है, और जो मैंने प्रोडक्ट बनानी है, इसको प्रोडक्ट बनाने में एनर्जी की कॉस्ट ये होगी, टैक्स ये होंगे, सैलरीज ये होंगी, ठीक है, और बाकी मामला रॉ मटेरियल की कॉस्ट मिला के आप कैलकुलेट करके देखते हो कि यार ये मेरी इंडस्ट्री चलेगी कि नहीं। आपने वो बना ली। अब जो गवर्नमेंट से जो आपका क्वेश्चन था, गवर्नमेंट पे एक फ़र्ज़ है बस। मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान इतनी बड़ी मार्केट है, इतना बड़ा पोटेंशियल है इंडस्ट्री के लिए, जितना आप झूठ बोल सकती हैं उसकी सिर्फ गवर्नमेंट एक काम कर ले। गवर्नमेंट अगले 10 साल के लिए बिजली की कीमत, गैस की कीमत, डॉलर की स्टेबिलिटी और FBR की मिन्नत तरला रिक्वेस्ट कर ले हाथ जोड़ के कि खुदा का वास्ता है कि 10 साल के लिए जो टैक्स का निज़ाम होगा सिर्फ ये होगा। आप इंडस्ट्रियलिस्ट को बता दें ताकि वो अपनी फिजिबिलिटी बनाने में उसके लिए आसानी हो जाए। अगर वो फिजिबिलिटी उसकी ठीक बन जाएगी, इंडस्ट्री किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी। मगर अब देखें ना, गवर्नमेंट को अब क्या आइडिया नहीं है इस चीज़ का कि बिजली की जो एक रेट है वो बहुत ज़्यादा है, हम कम कर दें इंडस्ट्रीज़ के लिए। अब क्या कोई बताने वाला नहीं है गवर्नमेंट को, ये क्या है? अब आप देखो ना, आप ये जो बिजली की ये वर्किंग करते हैं, जब इसकी कॉस्टिंग करते हैं तो इसमें 12% से 15% ये लोग डालते हैं कि बिजली चोरी हो गई या इसकी वेस्ट हो गई, ऐसे ही। हाँ, ठीक है ना। हाँ। अच्छा, अब हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर 0 वेस्ट है, 0 चोरी है। हम
गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि इंडस्ट्रियल स्टेट में जो आप 12-15% डालते हो वो माइनस कर दो, वो 2% कर दो, उसमें से हमें 5 या 7% का रिलीफ दे दो इंडस्ट्रियलिस्ट को, ताकि इंडस्ट्रियलिस्ट को जितनी बिजली की प्राइस कम मिलेगी वो मार्केट में उतना ही अच्छे अंदाज में मुकाबला कर सके। अब आप देखो कि गवर्नमेंट की फोकस क्या है, एक्सपोर्ट बढ़ाओ, एक्सपोर्ट बढ़ाओ। देखो जब आप एक प्रोडक्ट अपनी लेके यूरोप या अमेरिका जाते हो तो सिर्फ आप ही तो नहीं जा रहे ना बेचने के लिए माल को, बांग्लादेश भी जा रहा है, इंडिया भी जा रहा है, नेपाल भी जा रहा है, श्रीलंका भी, वियतनाम भी, तमाम ममालिक जा रहे हैं बेचने के लिए। अब हर एक की अपनी अपनी एक प्राइस कॉस्टिंग है। अगर मेरी बिजली की प्राइस कम होने से मेरी कॉस्ट मैनेजेबल होगी तो मैं बेहतर प्राइस में अपनी मार्केट कर सकता हूँ। अगर मैं बेहतर प्राइस में मार्केट करूँगा तो मुझे ऑटोमेटिकली ऑर्डर मिलेगा। देखो ना, जो बायर है उसने तो सस्ती चीज़ लेनी है ना, उसको तो इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, आपकी इंटरनल पॉलिसीज क्या हैं? अच्छा, एक और लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि अब जो नए जो माली साल का जो बजट आ रहा है इसमें अब आगे क्या तवक्कुआत है आपकी कि सनत दोस्त जो मंसूबे और सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आई एम सो सॉरी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, तो विल बी राइट बैक, टेक अ ब्रेक। ओके जी, वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। जावेद इकबाल साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। आप बात कर रहे थे, मैं चाहूँगी कि ज़रूर कंटिन्यू करें, बजट के हवाले से हम बात कर रहे थे, ठीक है, कि बजट में क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, कैसी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना हमें रिलीफ मिलना चाहिए। देखो बात यह है फिज़ा कि अगर आपने इस मुल्क को तरक्की करनी है तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि आपको 6 मिलियन लोगों को रोज़गार देना है हर साल, 60 लाख लोगों को कम से कम, क्योंकि आपका नौजवान तबका जब तक आप उनको नए रोज़गार के मौके प्रोवाइड नहीं करोगे, अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड करोगे, तो वो फिर जो मुआशरे के अंदर आपको पता है कि वेला बंदा क्या करता है, वो सजे खबे टकरे मारेगा, कहीं और जाएगा। तो उनको हमने इंगेज करना है। उसको इंगेज करने का एक ही तरीका है कि आप इंडस्ट्री को प्रमोट करें। इंडस्ट्री तब लगेगी, जो मैं पहले बात कर रहा था कि इंडस्ट्री लगाने के लिए आपके पास कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको सिंपल स्टेबल पॉलिसीज़ देनी है। स्टेबल पॉलिसीज़ चाहे वो FBR के हवाले से है, चाहे वो एनर्जी के हवाले से है, चाहे वो डॉलर के। आप माशाल्लाह देखो कि आप पिछले 1.5 साल से आपका डॉलर स्टेबल हुआ, आप एकदम आपने देखा कि हर चीज़ स्मूथ हो गई। आपकी इन्फ्लेशन कहाँ थी, 25-30% पे थी, 0 पे आ गई, ठीक है। जब ये स्टेबिलिटी आती है उससे खुद ब खुद इंडस्ट्री की तरफ लोग आते हैं। ये 1.5 साल का स्टेबिलिटी का पीरियड आया तो मैंने आपको क्या बताया कि मेरे पास तकरीबन 30-40 नई इंडस्ट्रियलिस्ट पाइपलाइन में है और 30 के करीब नई फैक्ट्रियां लगना शुरू हो चुकी हैं एक पॉइंट पे, ठीक है। इसी तरह भावलपुर में, मेरे पास विहाड़ी में अब नई नई एप्लीकेशनें आ रही हैं। मैंने अभी मुल्तान में एक्सपेंशन की ज़मीन एक्वायर करनी है और मेरी समझ लें आपकी वो 30 से 40 फैक्ट्रियों के लिए लोग आज भी मौजूद हैं लगाने के लिए। तो ये है स्टेबिलिटी का फ़ायदा। तो गवर्नमेंट को मैं ये समझता हूँ कि इन अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं, खर्चों को कम करके, जितना कम कर सकते हैं उनको कम करके इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए आप टैक्स में कुछ रिफॉर्म्स लेकर आएँ। मतलब ये जो आपने पिछले दिनों एक काम शुरू किया कि इंडस्ट्रियलिस्ट की फैक्ट्रियों के अंदर घुसना शुरू होगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये FBR में आपको रिफॉर्म्स लानी पड़ेंगी। ये जो बदमाशी का तरीका कारण है, इससे नहीं होगा। आपने अगर देखें ना, ऑलरेडी आप और मैं टैक्स दे रहे हैं, आप हमारे से और कितना टैक्स लेंगे? वही तो, और क्या? आपको टैक्स नेट को बढ़ाना है। यस। तो FBR को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए, FBR से अगर उसकी परफॉर्मेंस आपने इवेलुएट करनी है तो उनसे सिर्फ ये पूछें टैक्स कलेक्शन की बजाय कि आपने जो टैक्स में क्या रिफॉर्म्स लाकर टैक्स नेट को कितना बढ़ाया है। राइट। अगर आप टैक्स नेट को नहीं बढ़ा पा रहे, सिर्फ उन्हीं लोगों से बार बार लेंगे, तो फिर ये इंडस्ट्री के लिए ठीक चीज़ नहीं है। इसी तरह एनर्जी में भी मैं समझता हूँ कि आप बाकी जो भी आपके कंज्यूमर हैं उनके साथ जो भी आपने करना है, लेकिन आप उसमें स्टेबिलिटी लेकर आए। गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा काम किया,
उसका जो तरीका था वो मैंने ही आज से साल पहले प्रपोज किया क्या? था। मैंने कहा था कि आप जो पेट्रोल की प्राइस है उसको आप एक ही प्राइस पे रहने दें। अच्छा, उसमें जब आपको कहीं स्पेस मिलती है वो आप बिजली में प्रोवाइड कर दें सपोर्ट। उसका फ़ायदा क्या होगा कि आम आदमी को जब बिजली सस्ती मिलेगी, इंडस्ट्री को, नए एंटरप्रेन्योर को, तो उसकी कॉस्ट कम होगी और उसका compete करने का, मार्केट में compete करना उसके लिए आसान होगा। ये एक दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ डॉलर है। चौथी चीज़, आप अपनी इंपोर्ट की पॉलिसीज़ ऐसी बनाएं कि जो टैक्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ, अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा सक्खर के करीब एक धरना हुआ था जो 10-15 दिन चला था, ठीक है। उसकी वजह से हमारे जो कंटेनर्स आ रहे थे इंडस्ट्रियलिस्ट के पोर्ट से या इधर से जाने थे, वो दरमियान में फंस गए। अब जब आपके कंटेनर पोर्ट से क्लियर भी नहीं हुए, एक तो फंसे, फिर जो पोर्ट पे फंस गए, अच्छा जब पोर्ट पे फंसे तो उन्होंने डैमेजेस लगा दी। अब देखो गवर्नमेंट को इस तरह देखना चाहिए कि इसमें मेरा या इंडस्ट्रियलिस्ट का नुकसान तो का फॉल्ट तो नहीं है, फॉल्ट तो बिकॉज ऑफ सर्टेन इशू की वजह से है ना। तो इंडस्ट्रियलिस्ट को उस चीज़ से निकलने के लिए आप देखो उसने एक तो एक्स्ट्रा प्राइस भी पे की, एक उसका साइकिल भी डिस्टर्ब हो गया। एक दफ़ा इंडस्ट्रियलिस्ट का साइकिल डिस्टर्ब हो जाए ना, इट टेक्स 2 to 3 months टू अगेन टू कम ऑन दैट सेम ट्रेक। अगर एक बार बिजली का निज़ाम थोड़ा सा ख़राब हो जाए तो उसकी वजह से इंडस्ट्री जो है पूरी हाँ कितनी फैक्ट्री में कितना डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो गवर्नमेंट को सिर्फ स्टेबल पॉलिसीज देनी है फॉर 5 years, 7 years, 10 years। ये कॉन्फिडेंस आप दे दें, इंडस्ट्री आपकी ऑटोमेटिकली लगना शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो मच जावेद इकबाल साहब, इट वाज ग्रेट हैविंग यू हियर। बड़ी डिफरेंट टॉपिक के ऊपर हमने आपके साथ बातों को एलैबोरेट किया, तो आई होप आपको भी काफ़ी चीज़ों के नई इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चला होगा और जिस तरीके से इनिशिएटिव लिया जा रहा है जो गवर्नमेंट लेवल पे जो इंडस्ट्रीज़ के लिए हैं, ये सारी चीज़ें, ये रील्स जो हैं आपको सोशल मीडिया से मिल सकेंगे। इफ यू लाइक इट यू कैन फॉलो इट टू। टेक अ ब्रेक। हाँ, मैं वहाँ रैपर पूरे इलाके च हुए मेरी तुम की हाल है तुम्हारा सारियां दा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सलमान? हाँ, जे तुसी किसे ते एहसान करो ते उन्हें कदी ना गिनाओ। अल्लाह दा शुक्र है मैं ठीक हाँ, तुम ही सुनाओ। टिकटॉकर सलमान हमारे साथ हैं। मुझे बताइए कब से काम कर रहे हैं आप? हाँ, मैं इत्थे आया वहाँ ते मेरे घर दे सारे सो गए ने, मैनू टिकटॉक ते काम करदे आ 3 साल हो गए। अच्छा ये बताइए, आपने शादी बनाई है, सब टिकटॉक ही बनाते हैं? हाँ, मैं करना वा सारियां ते नेकी, ना कदी किसी नू लाई ठगी। चाह तुसी मेरे वास्ते रखी? यार ये तो बहुत टैलेंटेड बच्चा है। कब से इस तरह से आइडियाज़ आपको आते हैं और ये आपको पता चला कि मैं बात करता हूँ तो मेरे पास ये एक वैरायटी है कि लोग अपनी नॉर्मल गुफ्तगू में स्टाइल में बात करते हैं और मैं रैप में जवाब देता हूँ और वो भी वज़न बराबर रखे। हाँ, मैं वहाँ शरीफ मुंडा पर समझते ने सारे मैनू गुंडा। ए टैलेंट नहीं है, अल्लाह लो मैनू इल्हाम हुंदा। वाह। अच्छा बिलाल भाई भी आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं? हाँ, बहुत भाई है। तो अभी तो यूके गए, आप छोड़कर आए, एयरपोर्ट उनको है, तो फ्यूल का पैसा दिया था उन्होंने आपको वापस जाने? नहीं, उन्होंने क्यों देना था, वो मैंने खुद। तो दोस्त है, ले लेते हैं। नहीं जा रहे हैं, उसके पास खुद नहीं थे, वो मुझसे मांग रहा था। क्या करते यार। चलिए वापसी में पाउंडों में वापस लीजिएगा। हाँ, इंशाल्लाह लेंगे। पाउंड तो वैसे भी रेट अच्छे चल रहे हैं पाउंड्स के। अच्छा मुझे बताएं आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? फ्यूचर प्लान्स इसी टिकटॉक को आगे कंटिन्यू करेंगे, इसी टैलेंट को आगे कंटिन्यू करेंगे या फिर किसी सॉन्ग में भी रैप करेंगे? मेरा सोचा हुआ है लेकिन मैं अभी फुल सेटिस्फाई नहीं हूँ। जब मैं सेटिस्फाई होऊंगा ना कि मैंने ये भाई काम किया है, मैंने लिखा है, मैं बहुत अच्छा लोग पसंद करेंगे, मैं तब वो निकालूंगा। तो ये फ़नी कंटेंट जो बनाते हैं आप बिलाल भाई के साथ भी मिलकर बनाते हैं, अलग से भी बनाते हैं, ये आइडिया कहाँ से जनरेट करते हैं? ये एक मेरे अंदर कोई एक वो करैक्टर है, 2-3 करैक्टर है मेरे अंदर। अच्छा। सैड भी है, गुस्से वाला भी है, हाँ, फनी भी है। हाँ। तो ये फनी वाला जो है ना, ये लोग ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा। तो मैं पहले दूसरी वीडियोस बनाता था, लिपसिंग वगैरह, 2-4-10-15 दिन शुरू में मैंने ये बनाई। हाँ। मुझे मजा नहीं आया, व्यूज नहीं आए। अच्छा। फिर मैंने अपनी आवाज में ट्राई की। मैंने पहली वीडियो अपनी आवाज में बनाई, अपना खुद का कंटेंट, वो 2 मिलियन पे चला गया। सबसे पहली वो वीडियो थी जो 2 मिलियन पे गई, जहाँ से आपको पता चला कि मेरी अपनी आवाज के कंटेंट पे लोग पसंद कर। वो क्या वीडियो थी, क्या बोला था उसमें? वो ना सिद्धू मूसेवाले का गाना आया था, वो आ गया, तो उस पे सब लोग वीडियोस बना रहे थे। तो मैंने भी ऐसे वीडियो बनाई कि हम ना नहाने गए थे ट्यूबवेल पे। अच्छा। गाँव में। हाँ।
तो मैंने उसको बोला तेनू कच्चा लैन के लिया सी नहान आए हैं, तू किथे रह गया। फिर वो आता है आ गया, वाह। तो वो 2 मिलियन पे चली गई। तो आपके साउंड से भी लोग बहुत अट्रैक्ट हो रहे जी, हैं ना, जी। बिकॉज आपका फनी कंटेंट लोग जी। पसंद। देखिए बहुत डिप्रेशन है, टेंशन हाँ, है लोगों बिल्कुल। में, बहुत तो फिर दुआएं आप मिलती जब इस तरह के कोई फनी कंटेंट्स लोग देखते हैं ना तो एंजॉय भी करते हैं। और मुझे लगता है फनी मुश्किल है, फनी आम चीजें करना इजी है। फनी जो बंदा सीरियस रहता है उसके लिए मुश्किल है, हम ऐसे ही जॉली करेक्टर है अपना। आप लोग रियल लाइफ में भी ऐसे हाँ हैं जी, सारे? नहीं, ऐसे। बिलाल भाई का तो पता है ऐसे हैं, आप लोग सारे भी ऐसे ही हैं? हम जब आपस में होते हैं बहुत ज्यादा हम शुगर लगाते हैं। अच्छा, तो मुझे बताएं टिकटॉक से सिर्फ ये वीडियोस भी बना रहे हैं, पैसे भी कमाना शुरू कर दिया? नहीं, पैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं। फेसबुक भी बना लिया आपने? फेसबुक भी बना लिया। अच्छा, तो अब मंथली आप कितना कोई कमा लेते हैं? मंथली अब सही कमा लेता हूँ, अच्छा नहीं खासा। सही, बिलाल भाई भी बता के चलेगा, कोई बात नहीं, बता दें थोड़ा बहुत, इतना तो आइडिया दे दें। 10 से अंदर अंदर या 10 तक? 4 to 7। 4 to 7, हाँ, नियर बाय 10। हाँ जी। तो आपका सब गुजारा शुजारा हो जाता है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह। जो वीडियोस बनाते हैं उसके ऊपर जो एक्सपेंस लगते जी, हैं, खर्चा वो पानी, सब। क्योंकि जिन दोस्तों को इकट्ठा करते हैं उनको रोटी पानी भी हाँ, तो खिलाना उनको पड़ता होगा, सब कुछ खिलाना पड़ता है। सारों को खिलाना उनको लेके पड़ता होगा। जाना होता है, फिर उनका वो गाड़ी में पेट्रोल सब का पेट्रोल खर्चा। भी, उनके खर्चे भी, उनका रहना जाना झूना सब कुछ है। जी, बिल्कुल। और कभी कुछ खुद अपने पासे लिए ले लो तो उनके लिए भी लेना पड़ता होगा। नहीं, इतना बड़ा कभी-कभी- टोला संभाल के रखते हैं आप। कभी कभी उनको बोल तो यार आज कुछ ये नहीं 2 है टोले पास। भी बैठे हैं आपके, दोनों प्यारे प्यारे हाँ शागिर्द हैं, दोस्त हैं, भाई हैं? ये भाई हैं वो, तो ये साथ हम दोनों काम करते हैं मिलके मोबाइल का। अच्छा, तो वीडियोस आपकी कौन बनाता है? वीडियो ये साथ वाला। अच्छा, उन लोगों को क्या कहेंगे जो काम करना चाहते हैं, कुछ पैसे कमाना चाहते हैं सोशल मीडिया के थ्रू? हाँ जी। जैसे देखे ना, आप लोग भी पॉजिटिव कंटेंट बना रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं, फनी बना रहे हैं, तो उन लोगों को क्या कहेंगे जो वल्गर कंटेंट बनाते हैं, गलत कंटेंट बनाते हैं, या फिर अजीब तरीके के कोई ऐसी चीज़ें बोलते हैं, नाजेबा लफ्ज़, नाजेबा बातें, जिनके कोई कंटेंट में समझ बूझ कोई नहीं है, जिनकी इतनी उनको अकल नहीं है कि ये फैमिलीज भी देखती है। जी। कल को उनको भी किसी के घर की बेटी ब्याह के लेकर आनी है, तो कोई कैसे उनको बेटी देगा जब उनका काम ही अच्छा नहीं है? वो देख लें आप, उनको इस दुनिया में भी जूते पा रहे हैं जो ऐसे कंटेंट बनाते हैं, और मरने के बाद भी उनके साथ ऐसे ही होना, क्योंकि वल्गैरिटी फैला रहे हैं, न्यू जनरेशन को बता रहे हैं कि आपने भी बड़े होके ऐसे ही करना है। अच्छा, मैंने देखा बाकी जो इस तरह के अगर खोचल लोग हैं जो खच्चल को कंटेंट बनाते हैं, उन लोगों से आप लोगों को भी बहुत तकलीफ होती होगी। हमें होती है, क्योंकि लोग हमें भी बुरा समझते रगड़ा हैं। आप लोग को भी जाता होगा हाँ साथ। जी, वो सब कहते हैं ये टिकटॉकर है या फनी वीडियो बनाता है, वो भी उनकी तरह का ही है। हाँ, तो हमारा तो आपके बिल्कुल लिए ज्यादा मुश्किल होता हाँ है। जी। अच्छा, वो आपका मोती वाला जो रैप है, जी। है मोदी वाला, मोदी साहब मोदी वाला, मोदी वो ने जरा- पीती सी हाँ। पांग, ये नशे च लग गई है जंग। हाँ, टीवी च बहके जो करदे सी गल्लां सी उन्हां नूं भी दित्ता है टंग। हाँ, मोदी ने पीती सी पांग, ये नशे च लग गई है जंग। हाँ, टीवी च बहके जो करदे ने गल्लां सी उन्हां नूं भी दित्ता है टंग। हाँ, मेरे नाल ना गल कर, परे हो के खलो, पिठ पिछे वार कर दे ओ जिदे अब्बे हुंदे दो, साडा नहीं मुकाबला कर सकदा तू, सानू गुस्सा आ गया ते असीं तेरी गौ माता भी लैनी है चो। हाँ, मोदी ने पीती सी पांग, ये गौ माता लैनी चो, मतलब कि गौ माता का दूध निकाल लेंगे। क्या करते हैं? वो फनी वीडियो, इसका मतलब ये है। अच्छा बच्चा है, अच्छा बच्चा है। वेरी नाइस। आगे जाओ, बहुत आगे जाओ, मेरी बहुत सारी दुआएं, ठीक है? Thank you very देखो, जो लोग बन चुके हैं उनका इंटरव्यू क्या करना हो, तो बने में उनको पूरी दुनिया जानती है। बिल्कुल। आप लोग मेहनत कर रहे हो, आप लोगों को आगे बढ़ाना है मैंने। Thank you. बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। सी यू टुमारो।